तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको एक बार तेज़ी से आपको पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करना है, कुछ भी फिल नहीं करना है, ऑप्शंस को नहीं देखना है। एक बार सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या बोला जा रहा है इस पैसेज में, आपको समझने के लिए एक बार तेज़ी से पढ़ देना है। तो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम अमर शक्ति रूल द सिटी ऑफ महिलारुपयम इन साउथ ऑफ इंडिया। तो आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्या है, नाम वाम है, आपको बस पढ़ना है कि हाँ एक टाइम था जब कोई राजा था साउथ इंडिया में। ही हैड 3 विटलेस सन्स हु बिकम मैटर ऑफ एंडलेस डैश फॉर हिम। उसका जो 3 बेटा था जो कि उसके मैटर के उसके लिए बहुत ही कुछ का कारण बन गया था। डैश उसके बाद फुल स्टॉप है। दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग द किंग समन्ड हिज मिनिस्टर्स एंड सेड। उसके बाद जाना कि उसको बेटे को कोई लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने अपने क्या किया, मिनिस्टर्स को बुलाया। और उसके बाद डबल कोटेशन। तो डबल कोटेशन का मतलब होता है जो कि कोई भी पर्सन कुछ भी बोलता है उसको डायरेक्टली अगर हम कहीं मेंशन करते हैं और उसको कोट करते हैं तो उसको डबल कोटेशन में डाल जाता है। तो ये राजा का वर्ड है। यू नो आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सन्स। वो अपने मिनिस्टर्स को बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू मैन ऑफ लर्निंग एन अनबॉर्न सन इज बेटर देन सन हु इज डैश। A son who is stupid will not bring dishonor, will bring dishonor to his father. How can I make my son fit to be my dash? I turn to you for advice. तो उसने बोला कि जानते हो, उन्होंने कुछ बोला कि मैं अपने बेटे के साथ खुश नहीं हूँ और इससे एक स्टूपिड सन होने से बेटर यही है कि मेरा जो कोई बेटा ही नहीं होता। और उसके बाद बोल रहा कि कैसे मैं अपने बच्चों को कुछ कर सकता हूँ। कुछ बोला कि आप यहाँ से समझ सकते हो कुछ कुछ चीज़ें कि क्या उसने बोला होगा। उसके बाद वन ऑफ द मिनिस्टर्स डैश द नेम ऑफ विष्णु शर्मन ए ग्रेट स्कॉलर इंजॉइंग द डैश ऑफ 100 ऑफ डिसाइपल्स। उसने बाद वन मिनिस्टर्स ने कुछ बोला कि विष्णु शर्मन कोई है, ग्रेट स्कॉलर है जो कि स्टूडेंट्स डिसाइपल्स उसके हैं। ही इज मोस्ट डैश पर्सन टू ट्यूटर योर चिल्ड्रेन इंटरेस्ट देम टू हिज केयर एंड वेरी सून यू विल सी द चेंज। तो वो बोला कि अपने बेटों को आप उसे सौंप दो, उसके बाद आप जल्दी ही देखो कि आपके बेटों में चेंज आ रहा है। तो उसके बाद क्या, द किंग समन्ड विष्णु शर्मन एंड प्लेडेड विथ हिम ओ वल्नरेबल स्कॉलर टेक, फिर से डबल कोटेशन, मतलब राजा कुछ बोल रहा है, ओ वल्नरेबल स्कॉलर टेक पिटी ऑन मी एंड प्लीज ट्रेन माई सन्स, टर्न देम इनटू अ ग्रेट स्कॉलर एंड आई विल बी डैश टू योर ऑल माई लाइफ। तो उसने विष्णु शर्मन को बोला कि तुम मुझ पे दया कर दो और प्लीज़ मेरे बच्चों को ट्रेन करो और उसे कुछ बना दो, उसको स्कॉलर बना दो, इसके लिए मैं आपको लाइफ टाइम कुछ रहूँगा। विष्णु शर्मन सेड ओके किंग, काउंट 6 months फ्रॉम टुडे, इफ़ आई डू नॉट मेक ए चिल्ड्रन ग्रेट स्कॉलर यू कैन आस्क मी टू चेंज माई समथिंग। उसके बाद विष्णु शर्मन ने बोला तो ठीक है कि आप 6 महीना अभी से काउंट करो और 6 महीने में अगर मैंने आपके बच्चों में चेंज नहीं लाया तो आप मेरे नाम को या फिर कुछ भी को चेंज कर देना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी क्या पर्सन बोलता है, यू कैन, यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। द किंग इमीडिएटली कॉल्ड हिज सन्स एंड हैंडेड देम ओवर टू द केयर ऑफ लर्नेड मैन। सरमन टुक देम टू हिज मोनास्ट्री वेयर ही fill in the blanks teaching them. Keeping his word, he finished the task the king entrusted to him in 6 months. Thus the king now had scholar for his son. उसके बाद क्या किया, राजा ने अपने बच्चों को बुलाया और उसे सौंप दिया। और वो क्या हुआ, सरमन ने अपने जहाँ पे उससे पढ़ाता था वहाँ पे ले गया। मोनेस्ट्री एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टीचिंग दिया जाता है। उसके बाद कीपिंग हिज वर्ड जो था, सरमन जो अपने वर्ड को रखते हुए 6 महीने के बाद राजा जो उसके बच्चे थे राजा को उसको एक स्कॉलर बना दिया, ठीक है। तो एक बार हम समझ गए। अब हम समझ गए कि ये स्टोरी एक राजा का है जिसके 3 सन थे, उनके जो तीनों बच्चे थे वो थोड़ा सा बुद्धिहीन थे, बुद्धि कम था। तो वो बहुत ही इसके लिए ये था, परेशान था क्या करना है कैसे करना है। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया, उसने सजेशन मांगा कि क्या करना चाहिए। तो उसमें से एक मंत्री ने सजेस्ट किया किसी का नाम, एक स्कॉलर का। उसने बोला कि आप अपने बच्चों को उसको सौंप दो तो वो आपको आपके बच्चों को सुधार सकता है या फिर इम्प्रूव कर सकता है, उसको एक ग्रेट स्कॉलर बना सकता है। तो उसने उस आदमी के साथ कांटेक्ट किया और उसको अपने बच्चों को दे दिया। उसने बोला कि 6 मंथ का टाइम दो। फिर
6 मंथ को उसको अपने ले गया जहाँ पे भी सिखाता है, अपने जो पाठशाला है वहाँ पे ले गया, मोनेस्ट्री में ले गया, और उसके बाद 6 महीने के बाद उसके राज्यों में के बच्चों में चेंज आया। तो ये ओवरऑल हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइम में जब रीडिंग करेंगे तब हम ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। चलो, तो अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है जो सेकेंड लाइन में है, यानी कि यहाँ से। तो आपको फुल स्टॉप जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से पढ़ना होगा। ही हैड 3 विटलेस सन्स हु बिकेम मैटर ऑफ इंडलेस डैश फॉर हिम। तो क्या हो गया, उसका 3 विटलेस सन थे विद इन, तो उससे क्या होगा, मैटर ऑफ इंडलेस क्या, एक मतलब होता है पेन, वरी, जॉय, पीटी, हजार्ड। तो इंडलेस क्या, दर्द का कारण, वरी मतलब कि चिंता का कारण, जॉय का कारण, पीटी तो जॉय तो नहीं हो सकता, दया भी नहीं हो सकता, हजार्ड मतलब होता नुकसान, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होता है, वरी का कारण हो गया था राजा के लिए। अगर उसके बच्चे नहीं हैं तेज तो क्या होगा, वरी का कारण, चिंता का कारण होगा, तो बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका वोकैब को चेक किया गया कि आपको सब चीज़ जगह वोकैब पता है कि नहीं। एक मतलब होता है पेन, दर्द, जॉय मतलब खुशी, खुशी तो हो नहीं सकता, पीटी मतलब दया, हजार्ड मतलब कि नुकसान, तो नुकसान तो नहीं, उसको वरी का, चिंता का कारण हो गया था। उसके बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद जो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा वो फुल स्टॉप के बाद है। तो ऐसा चीज़ जो कि स्टार्ट वर्ड किसी चीज़ से स्टार्ट हो सके वही चीज़ यहाँ पे लगेगा। दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग, द किंग समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड। उसके बाद उसको पता चला कि उसके बेटे में लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं है, तब उसने क्या हुआ, अपने मिनिस्टर्स को बुलाया। तो इसमें क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, फैक्ट दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट। तो फैक्ट दैट समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है भी या नहीं भी। बिलीव दैट, सिंस दैट तो नहीं हो सकता क्योंकि सिंस और दैट एक साथ कहीं भी नहीं लगता है। रियलाइजिंग दैट, रियलाइजिंग उसको पता, मालूम होने के बाद, रियलाइजिंग पता, दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट, तो ठीक है। बीइंग दैट, तो इसमें से हमको जो सबसे सटीक अभी ऑप्शन हमको लग रहा है अपना जो रीडिंग स्किल्स है वो है कि रियलाइजिंग दैट। उसको मालूम हुआ कि उसके बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है लर्निंग में, तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। तो यहाँ पे रियलाइजिंग दैट। तो यहाँ पे आपका कौन सा स्किल चेक हुआ कि आपका रीडिंग स्किल्स कैसा है, कि आप कैसे रीडिंग डालते आ रहे हो। अगर आप रीडिंग डालते आ रहे होगे अच्छे से तो आप डायरेक्ट ये ऑप्शन को टिक कर सकते हो, रियलाइजिंग दैट हिज सन्स हैड नो इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो यहाँ से आपका वो ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैन ऑफ लर्निंग एन अनबॉर्न सन इज बेटर देन। वो बोल रहा है कि इससे अच्छा कि मेरे बच्चे ही नहीं होते कि मेरा बच्चा हु इज ए क्या, हु इज अ क्या। उसके बाद फुल स्टॉप है, देखना, क्योंकि यहाँ से फिर कैपिटल लेटर में स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक फुल स्टॉप होगा, तभी यहाँ से कैपिटल लेटर स्टार्ट हो रहा है। तो हु इज अ क्या, आ लगा हुआ, आ के बाद हमेशा क्या होता है, कोई भी आ के बाद हमेशा नॉन लगता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नॉन आता है। तो कोई भी वर्ड जो कि नॉन हो वही लगेगा। हु इज ए ब्रिलियंट, तो नहीं, ब्रिलियंट तो नहीं होगा, उसके सन्स तो ब्रिलियंट नहीं थे। अनएजुकेटेड स्कॉलर तो नहीं थे, अनएजुकेटेड भी नहीं, हाँ अनएजुकेटेड भी नहीं थे वो लोग, क्या थे, स्टूपिड थे या फिर फूल थे। यही दो ऑप्शन में से हमको चूज़ करना है। तो देखो अब हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा है जो कि नॉन है। तो स्टूपिड क्या होता है, स्टूपिड नॉन नहीं है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे स्टूपिड नहीं लगेगा, स्टूपिड के बाद हमेशा, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नॉन आता है। स्टूपिड बॉय, स्टूपिड पर्सन, ये होता है। और फूल के बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये फूल है, ये एक नॉन है। तो हमेशा यहाँ पे हु इज ए फूल यूज़ होगा, क्योंकि फूल एक नॉन है। तो ए के बाद हमेशा, आर्टिकल के बाद हमेशा नॉन आता है। तो आंसर यहाँ पे जो होगा फूल होगा। उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है, हाउ कैन आई मेक माई सन फिट टू बी माई फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद बोल रहा है कि कैसे मैं अपने बच्चों को फिट कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। तो फिट क्या कर, अगर कोई राजा होता है तो उसका क्या होता है, सक्सेसर होता है। अगर राजा मर जाता है तो उसका जो सक्सेसर होता है, बच्चे को मिलता है राजपाट। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा कि फिट टू बी माई सक्सेसर। अगर आपको थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स है तो आप डायरेक्टली सक्सेसर टिक करोगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ, प्लेस, लेवल, सिबलिंग्स, ये सब मैच भी नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आंसर, वन ऑफ द मिनिस्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स, द नेम ऑफ विष्णु शर्मन, ए ग्रेट स्कॉलर एंजॉइंग द। उसके बाद एक कोई उसका जो मिनिस्टर था वो क्या किया, सजेस्टेड द नेम ऑफ विष्णु शर्मन। रिक्वेस्टेड तो नहीं, कॉल्ड मतलब नहीं बुलाना, पॉइंटेड नहीं, सेड नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो सकता है
अगर उसने सजेशन के लिए गया था, अपने मंत्रियों को बुलाया, तो उसमें से कोई एक सजेशन दिया होगा। वन ऑफ द मिनिस्टर सजेस्टेड द नेम ऑफ विष्णु शर्मा, किसी एक ने बोला कि एक विष्णु शर्मन नाम का कोई आदमी है, सजेस्ट किया, आप अपने बच्चों को वहाँ पे बोलो। तो यहाँ पे सजेस्टेड आंसर होगा, रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता, कॉल्ड नहीं हो सकता, पॉइंटेड नहीं हो सकता, यहाँ पे आंसर लग रहा है सजेस्टेड। उसके बाद छठा आंसर, ए ग्रेट स्कॉलर इंजॉइंग द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या इंजॉय कर रहा है, स्टूडेंट्स का क्या इंजॉय कर रहा है? टीचिंग्स नहीं। टीचिंग्स क्या होता है? टीचिंग्स तो उसके बच्चे इंजॉय कर रहे होंगे, वो खुद टीचिंग थोड़ी ना ले रहा होगा, टीचिंग्स वो नहीं ले रहा होगा। अटेंडेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, अटेंडेंस इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है कोई अटेंडेंस। ग्लैमर, राइट, रिस्पेक्ट, कोई भी इंजॉय क्या करता है? किसी का रिस्पेक्ट को। ए ग्रेट स्कॉलर इंजॉइंग द रिस्पेक्ट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इंजॉइंग द रिस्पेक्ट ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आंसर होगा रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, राइट्स नहीं होगा, ग्लैमर्स नहीं होगा, अटेंडेंस भी नहीं होगा, टीचिंग्स भी नहीं होगा। टीचिंग्स मतलब कि क्या होता है? किसी का लर्निंग को एंजॉय करना, तो वो तो खुद टीच कर रहा है, ठीक है, तो उसके जो स्टूडेंट्स होंगे वो उसके टीचिंग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। विष्णु शर्मन को उसके स्टूडेंट टीचिंग्स ले रहे होंगे, वो नहीं, तो यहाँ पे अपोजिट है। तो इसमें जो आंसर होगा वो रिस्पेक्ट होगा, एंजॉइंग द रिस्पेक्ट। उसके बाद सेवेंथ, ही इज़ द मोस्ट डैश पर्सन टू ट्यूटर योर चिल्ड्रन। उसके बाद कोट है, कोट का मतलब उसने, मंत्री ने कुछ बोला होगा डायरेक्टली कि ही इज़ मोस्ट कैसा पर्सन, राइट, कॉम्पिटेंट पर्सन, राइट पर्सन, ईजी पर्सन, एक्चुअल पर्सन, स्किल पर्सन। स्किल पर्सन मोस्ट स्किल्ड होता, हमेशा जो मोस्ट होता है, मोस्ट के बाद जो होता है सुपरलेटिव डिग्री लगता है, ठीक है। सुपरलेटिव मतलब कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो ऐसा यूज होता है मोस्ट के बाद। तो हमेशा यहाँ पे लगेगा ही इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, राइट नहीं होगा, राइट पर्सन इज मोस्ट राइट पर्सन, ऐसा हमें पढ़ा नहीं कभी। मोस्ट इजी पर्सन नहीं, एक्चुअल पर्सन नहीं, स्किल्ड पर्सन हो सकता था, स्किल्ड ईडी लगता था, स्किल पर्सन नहीं हो, मोस्ट स्किल पर्सन नहीं, स्किल्ड हो सकता था। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो ए है, कॉम्पिटेंट पर्सन, इज़ मोस्ट कॉम्पिटेंट, लायक है, जो कि आपके बच्चों को ट्यूटर कर सकता है। उसके बाद 8th का आंसर जाते हैं। 8th में क्या है, यहाँ पे है, इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। टर्न देम इनटू ग्रेट स्कॉलर एंड आई विल बी। उसके बाद फिर से राजा कुछ बोलता है, डबल कोटेशन के अंदर है, ये कोई रिमार्क है राजा का कि टर्न देम इनटू ग्रेट स्कॉलर, यानी कि मेरे बच्चों को तुम अच्छे स्कॉलर बना दो। एंड आई विल बी फिल इन द ब्लैंक्स टू योर ऑल लाइफ। तो आई विल बी क्या, विल बी हैप्पी टू यू ऑल माई लाइफ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू यू तो नहीं होगा। ऑब्लाइज हो सकता है, आई विल बी ऑब्लाइज, हम लोग लेटर में लिखते थे, एप्लीकेशन में भी लिखते थे, आई विल ऑब्लाइज, ठीक है। बिसाइड नहीं, इंडेप्टेड, आई विल बी इंडेप्टेड टू यू मतलब ऋणी, मैं आपका हमेशा कर्जदार हो जाऊंगा, ऋणी हो जाऊंगा पूरे लाइफ के लिए। और डिसाइपल नहीं होगा। तो यहाँ पे दो में कन्फ्यूज़न हो रहा है, ऑब्लाइज या फिर इंडेप्टेड। तो यहाँ पे जो है इंडेप्टेड होगा, क्यों? क्योंकि विल बी के साथ V3 लगता है हमेशा, विल बी के साथ V3। तो यहाँ अगर ऑब्लाइज्ड होता, ऑब्लाइज्ड, आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू ऑल माई लाइफ, ठीक है, आभारी रहूँगा, आई विल बी ऑब्लाइज्ड, तब हो सकता था। लेकिन यहाँ पे इंडेप्टेड होगा क्योंकि इसमें V3 यूज़ हुआ। वी विल के बाद जो चीज़ आना चाहिए, जो एग्जैक्ट ग्रामर रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग इंडेप्टेड का यूज़ होगा। आई विल बी इंडेप्टेड टू यू ऑल माई लाइफ, मैं पूरे ज़िंदगी भर आपका कर्जदार रहूँगा, ऋणी रहूँगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ग्रामर्स को चेक किया गया, ठीक है। उसके बाद जो 9th ऑप्शन है, इफ़ आई डू नॉट मेक योर चिल्ड्रन ग्रेट स्कॉलर यू कैन आस्क मी टू चेंज माई व्हाट, चेंज क्या, इम्पोर्टेंस नहीं, नेम, क्लोथ्स, लोकेशन, लाइफ। तो यहाँ पे चेंज माई नेम ही हो सकता है, क्लोथ्स तो बोलेगा नहीं, लोकेशन, चेंज माई लोकेशन नहीं, लाइफ नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं, चेंज माई नेम बोलते हैं ना कि अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ फिर नाम बदल लूँगा, उसी टाइप का यहाँ पे भी लगा हुआ है। उसके बाद 10th का ऑप्शन है, सरमन टुक देम टू हिज मोनास्ट्री वेयर ही फिल इन द ब्लैंक्स टीचिंग देम। क्या किया, वेयर ही इम्बार्क, मस्टर्ड, बिगन, डिसाइडेड, स्टार्टेड। ये एक वोकैब का है, वर्ड मीनिंग आपको पता है। इम्बार्क मतलब शुरू करना किसी चीज़ को, यहाँ पे एक मिशन को शुरू करना, ये सब होता है, कोई रास्ते में जाना, वो सब इम्बार्क होता है। मस्टर्ड मतलब गैदर करना, ये भी नहीं। बिगन
वेयर ही बिगन नहीं होगा, यह V3 है, वेयर ही बिगान होता तो हो सकता था, डिसाइडेड स्टार्टेड, तो वेयर ही स्टार्टेड टीचिंग देम, तो वहाँ पे ले जाकर के क्या किया, अपने जहाँ भी उसका पढ़ाने का जगह वहाँ पे ले जाकर के उसको स्टार्ट किया उसको पढ़ाना, स्टार्टेड टीचिंग देम। तो यहाँ पे स्टार्टेड आंसर ज़्यादा सही फिट लग रहा है, तो यही ऑप्शन होगा, बाकी चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, ये इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ और मैं बता भी रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम। लेकिन अगर मैं पढ़ता तो इसको मैं 5 से 6 मिनट में मैं इसे सारा पैसेज को कम्प्लीटली कर सकता था, अच्छे से कर सकता था। 5 से 6 मिनट में अगर मैं 10 क्वेश्चन कर ले रहा हूँ तो स्पीड अच्छा, 30 सेकंड में 1 क्वेश्चन के आसपास, तो ये एक अच्छा स्पीड माना जाता है इंग्लिश में। और ये जो लेंदी पैसेज है, ये इतना लेंदी पैसेज आपको प्री में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ताकि मैं आपको सारी चीज़ें समझा सकूं कि क्या क्या क्लोज टेस्ट में आ सकती है। आपको वोकैब आ सकता है, आपका ग्रामर चेक हो सकते हैं, आपको आर्टिकल्स चेक होता है, कहीं कहीं पे प्रीपोजिशन भी चेक होता है, ऑफ, ऑन, इन लगा होता है, आपको वो सब भी देखना है। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया ताकि आपको मैं समझा सकूँ। और इतना जो लेंदी है पैसेज वो मेंस के टाइम पे आता है, मेंस में 2-3 पैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे लेंदी पैसेज। तो अगर आप जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो है क्लोज टेस्ट है वो इम्प्रूव कर पाएगा। प्लस साथ में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो क्लोज टेस्ट है वो स्लो प्रोसेस है इम्प्रूव होने का, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, 1-2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। साथ में आपको रीडिंग करना है, रीडिंग आपको आधा घंटे करना है, कुछ भी आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, NCERT की बुक पढ़ सकते हो, और उसको आपको एक्टिव रीडिंग करना है। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक लाइन पढ़ना है और उसमें से सभी चीज़ें आपको देखनी है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, वर्ब कौन सा है, नॉन कौन सा है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया गया, ये होता है एक्टिव रीडिंग। आप एक लाइन पढ़ो उसको समझो, फिर दूसरे लाइन को पढ़ो समझो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कि आप आगे इम्प्रूव करते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको ये प्रोसेस फास्ट होने लगेगा, आप समझने लगोगे, आप सेंटेंस को तेज़ी से समझने लगोगे, आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कौन सा टेंस यूज हुआ है, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता लगने लगेगी। तो आपको ऐसे करना है, क्या करना है, क्लोज टेस्ट आपको क्लोज टेस्ट आपको सॉल्व करना है, 1-2 क्लोज टेस्ट डेली, प्लस साथ में आपको रीडिंग डालना है, एक्टिव रीडिंग डालना है। और विथ टाइम जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जैसे जैसे आपका वोकैब इम्प्रूव होते जाएगा, वैसे वैसे क्लोज टेस्ट भी इम्प्रूव करता जाएगा। और आप जब भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हो तो यही 2 स्टेप्स को फॉलो करना, पहले एक बार पढ़ लेना पैसेज को, और दूसरी बार जब पढ़ोगे तब आप उसे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना और ऑप्शन से टिक करना। और उसमें पहला होगा आपका इंस्टिंक्ट, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये आंसर होना चाहिए, आप उसे टिक कर देना। दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड, उसमें से आप कुछ हटा दो। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कहीं ग्रामर रूल तो कहीं अप्लाई नहीं हुआ है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब तो नहीं हुआ है। तो जो चीज़ मैंने इसमें बताया आपको वो फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, आपको पता चला होगा कि आपको क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कौन सा माइंडसेट रखना चाहिए, कौन सा अप्रोच आपको अपनाना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करते हो और धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो तो आपका क्लोज टेस्ट में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा हो जाएगा विथ टाइम। और साथ में प्रैक्टिस के लिए कुछ PDFs मैंने क्लोज टेस्ट का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लस साथ में आपको इस वीडियो के कमेंट में फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उसका लिंक, तो वहाँ पे जाके आप PDF डाउनलोड कर लेना और वहाँ से कुछ पैसेज को आप क्लोज टेस्ट को प्रैक्टिस करना। और साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है आपको पूछना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। उसका इंस्टाग्राम का जो लिंक है, जो ID है मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।